मेरे मौसा जी 50 साल की उम्र में भी बहुत ताकतवर थे। वो थे तो 50 साल के, लेकिन अभी भी वो नौजवान की तरह ही तंदुरुस्त दिखते थे। वहाँ मौसा जी बेहद प्यार करते थे और मौसी को हमेशा खुश रखते थे। लेकिन जब रात हुई तो मौसी के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। फिर मैंने देखा मौसी के कमरे से निकलने के बाद वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मुझे तो मौसी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही हैरानी होती थी। मैं सोचती थी कि मौसा जी ऐसा क्या करते हैं जो मौसी इस तरह लंगड़ा कर चल रही है। एक दिन मौसी की तबीयत खराब हो गई तो मौसी ने कहा कि बहू, तुम अपने मौसा को दूध दे आना। थोड़ी देर बाद जब मौसी सो गई तो मैं मौसी की तरह ही अपना हुलिया बनाकर मौसा जी को दूध देने चली गई। जैसे ही मैंने दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मौसी जी मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मौसी समझकर पूरी रात। मेरा नाम सबा है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मैं देखने में काफी सुंदर हूँ और अभी 22 साल की। हम अपने माँ बाप की 2 ही औलाद थी, मैं और मेरे बड़े भाई फारूक। हम अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही खुश थे। मेरी भाई की शादी 1 साल पहले ही हुआ था। जब से मेरी भाभी आई थी तब से मेरी मम्मी पापा भी बहुत खुश रहने लगे थे। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी। मेरे भाई और भाभी में बहुत प्यार था। भाई पास के शहर में एक ऑफिस में काम करते थे। वो जब भी ऑफिस से आते तो हम सबके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आते थे। ये सब देखकर मैं बहुत खुश थी। मैं यही समझती थी कि अल्लाह ऐसा भाई सबको दे। मेरे मम्मी पापा को भी भाई पर बहुत गर्व था क्योंकि भाई मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई थी तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक अच्छा सा लड़का मेरे पापा को मालूम हुआ। पापा ने इस लड़के की छानबीन की तो पता चला कि लड़का बहुत ही अच्छा है। लड़के का नाम शाबू है, लेकिन इसके माँ बाप नहीं हैं। इसे इसके मौसा और मौसी ने अपने बेटे की तरह पाला पोसा है। लड़का बहुत ही अच्छा है और इसमें किसी तरह का कोई ऐब भी नहीं है। जैसे ही मैंने शादी की बात सुनी तो मेरे मन में कई सारे सपने आने लगे। मैं दुनिया भर के ख्वाब देखने लगी थी। मैं जवान और खूबसूरत थी, इसलिए मेरे अंदर एक लड़का और लड़की के बीच की बातें काफी अच्छे से समझ जाती थी। पापा ने सोचा कि फैमिली अच्छी है तो देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मेरे पापा ने झटपट से शादी तय कर दी और 10 दिनों में ही शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे शौहर, मौसा और मौसी भी मुझे देखकर बहुत खुश थे। सारे रस्में खत्म होने के बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई और मैं अपने सुहाग के स्टेज पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। इस वक्त मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था क्योंकि सुहागरात का तो मैंने बहुत नाम सुना था। यह शादी की एक यादगार दिन होती है। मैं यही सब सोचकर घबरा भी रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं शाबू कमरे में आई और मेरे पास बैठ गई। वो कहने लगे, सबा, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा मुझे जीवन साथी मिला। पता है सबा, जब मैं 10 साल का था तब मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गया। तब से मुझे मेरे मौसा और मौसी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है और इस काबिल बनाया है। मैं चुपचाप इनकी बातों को सुन रही थी। फिर मैंने कहा, क्या आपके मौसा और मौसी की अपनी कोई औलाद नहीं है क्या? तब मेरे शौहर शाबू कहने लगे कि मेरी मौसी बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं हुआ, लेकिन जब मौसा जी मौसी की बहुत इलाज करवाए तब कई साल के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जब बच्चा होने के समय आया तो मौसी की अचानक तबीयत खराब हो गई। मौसा जी फौरन मौसी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो मौसी को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि दोनों में से किसी को एक को ही बचाया जा सकता है। इस वक्त मौसा जी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि मौसी को किसी तरह बचा ले। मौसा जी की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। इस सदमे से मेरे मौसा जी और मौसी काफी दिनों तक नहीं निकल पाई। इसी के कुछ दिन बाद मेरी मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से वो मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार दिया। मैं जितना भी कर लूं, लेकिन मैं अपने मौसा मौसी का एहसान कभी नहीं भूल सकता। इतना कहते कहते मेरे शौहर शाबू की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कहा कि आप इतना परेशान मत हुए, मैं भी इनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। इस वक्त उनके इस बातों से ज्यादा मुझे अपने जज्बात का ख्याल आ रहा था। मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और फिर कहा कि अब इन्हीं सब बातों में रात गुजरना है क्या? आज हमारी शादी की पहली रात है। इतना कहते ही वो मुझे अपने बाहों में भर लिए और फिर मैं भी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे थोड़ी देर हुई
कि शाबू थक कर मुझसे दूर हो गई। वो 5 मिनट भी ठीक से नहीं टिक पाई। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैंने कितने सपने देखे थे और कितने अरमान सजाए हुए थे, लेकिन मेरे इन सब सपने और अरमानों पर पानी भर गया था। शाबू मुझे सुकून नहीं दे पाई जो एक बीवी को अपने शौहर से चाहिए होता है। शाबू फौरन ही गहरी नींद में चले गई, लेकिन मैं एक प्यासी मछली की तरह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। इस कश्मकश में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैं सुबह ही उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वापस आई तो मौसा जी सहन में ही कसरत कर रहे थे। ये देखकर मैं हैरान थी कि मौसी जी 50 साल के होने के बावजूद एक जवान मर्द की तरह लग रहे थे। फिर मैं किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में चाय बनाकर मौसा को देने चली गई। मौसा जी कहने लगे, अरे बहू, तुम्हारी मौसी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने कहा, जी वो अंदर ही है और कुछ काम कर रही है। मैं अब गौर करने लगी थी कि मौसी जहाँ कहीं भी होती थी मौसा जी वहीं पहुँच जाते थे और मौसी के साथ अजीब से हरकतें करने लगते थे। मौसी कहते, अब तो शर्म करो, घर में नई बहू आ गई है, अगर वो ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? मौसी जी कहने लगे कि क्या सोचेगी, हर शौहर अपनी बीवी के साथ ये सब करता है, शाबू भी ये सब करता होगा। मौसा मौसी की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी कि काश शाबू भी ऐसा होता। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए और फिर एक रात जब मैं बाथरूम में जाने लगी तो मौसी जी के कमरे से मौसी की अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज सुनकर मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और इनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। तभी हल्की सी रोशनी में मैं ऐसा कुछ देखा जिससे मुझे अपने जज्बातों पर काबू कर पाना मुश्किल होने लगा था। मैं किस तरह वहां से अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं भी शाबू को उकसाने लगी, लेकिन वो इतना गहरी नींद में थे कि इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इस तरह मैं बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सो गई। जब सुबह हुई तो मेरे शौहर अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगे। इनकी छुट्टी अब खत्म हो गई थी। दरअसल मेरे शौहर शाबू शहर में ही रहकर अपनी नौकरी करते थे। वो हर महीने के आखिरी में ही आता था। मैं किचन में जाकर इसके लिए नाश्ता बनाए और थोड़ी देर के बाद वो नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। मैं यूं ही अपना उदास सा चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे ये रात वाला वो मंजर मेरे दिमाग में ही घूमने लगा था। मैं यहाँ सोचने लगी कि मौसा कितने खुशकिस्मत वाली हैं जो अभी तक मौसी जी इस कदर प्यार करते हैं। एक मेरा शौहर है जिसके प्यार के लिए मुझे तरसना पड़ता है। वो मुझे कभी भी सुकून नहीं दे पाता है। पता नहीं क्यों अब तो ऐसे ही दिन कट रहे थे। मौसी जब भी सुबह उठती तो इनके मुंह से बस यही निकलता कि कम ये मेरी जान छोड़ेगा। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। पूरा दिन खेत के काम करता है, फिर भी रात को मुझे नहीं छोड़ता। पता नहीं कब ये थकते भी हैं या नहीं। वो हमेशा ही अपने कमर को पकड़कर कहती रहती कि ये कमर का दर्द कब ठीक होगा। मौसी की ऐसी बातें सुनकर मैं भी हैरान रह जाती कि आखिर मौसा जी ऐसा क्या करते हैं जो मौसी ऐसी बातें करती रहती हैं। अगली रात फिर से मौसी के कमरे से वही आवाजें आने लगी। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और उसी खिड़की के पास जाकर इनके कमरे में झांक कर देखने लगी। फिर से वही मंजर मेरे आंखों के सामने था जिसे देखकर ही मैं बेकाबू होने लगी थी। फिर मैंने अपने कदम में पीछे कर लिया और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं ये सच सोचने लगी कि कहीं ये बात मौसा जी को पता चल गई तो हो सकता है कि इनको बहुत बुरा लगेगा। यही सोचकर मैं कई दिनों तक वो सब देखना बंद कर दिया था। एक दिन मौसी की तबीयत बहुत ही खराब थी। वो अपना सर पकड़कर यही कहे जा रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन इसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। इसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को मौसी ने मुझसे कहा कि बहू, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं इसके कमरे नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मौसा का इलायची वाला दूध पीने की आदत है, आज तुम ही दूध दे आना। इतना सुनना था कि वो वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मौसी दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं दूध का गिलास लेकर मैं मौसा जी के कमरे में जाने लगी। इस वक्त मौसा जी के कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन कई तरह के ख्याल आने लगे। मैं अपना दुपट्टा सर पर रखकर घूंघट की तरह आगे गिरा लिया, क्योंकि मौसी भी ऐसे ही घूंघट डाले रहती थी। इस वक्त मैं बिल्कुल ही मौसी की तरह अपना हुलिया बना लिया और कमरे के अंदर चली गई। अंदर का नजारा बड़ा ही खौफनाक था। मैं दूध का गिलास रखकर जैसे ही वापस आने लगी तो मौसा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर खींच लिया। मैं झट से अपना मुंह ढक लिया ताकि इन्हें नजर न आए कि मैं हूँ। फिर वो मेरे साथ वैसी हरकतें करने लगे जैसे मौसी के साथ किया करते थे। फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू न कर सकी और वो सब होने लगा। फिर जब वहाँ थक कर सो गई
तो मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं आज बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि मौसी की हालत ऐसा क्यों रहता है। इसका अंदाजा मुझे आज लग चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब मैं गहरी नींद के आगोश में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। रात वाला खुशी का तो मुझे ठिकाना ही नहीं था। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मौसा को अभी भी तेज बुखार है। मैं इनके माथे पर कपड़े भिगो कर पोंछने लगी, तभी मौसी जी भी वहां आ गई। वो पूछने लगे कि बहू अब मौसी की तबीयत कैसी है। मैंने कहा हाँ अब कुछ ठीक है, बुखार भी थोड़ा कम हो गया है। इस वक्त मैंने महसूस किया कि मौसी जी मुझे गौर से देखे जा रहे थे। इससे पहले तो वो कभी इस तरह नहीं देखते थे। मैं सोचने लगी कि कहीं रात वाली बात तो इनको पता नहीं चल गई कि मौसी की जगह मैं थी। ये सब सोचकर मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा कहीं ये बात मौसा जी को पता चल गई तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब रात हुई तो फिर से मौसी कहने लगी, बहू जब तक मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है तब तक मैं तुम्हारे मौसी के पास नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए तुम मौसा को दूध दे आना, नहीं तो इसके लिए भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। मौसी ये बात सुनकर तो जैसे मैं पूरी तरह खुश हो गई। मैं सोचने लगी कि क्यों ना आज फिर से वो मजा लिया जाए। देर रात तक जब मौसी सो गई तो मैं दूध लेकर मौसा जी के कमरे में चली गई। मैं जैसे ही दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मौसा जी मेरा हाथ पकड़ लिए और कहने लगे कि क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों जा रही हो। मौसा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा शायद मेरे साथ अब कोई अनहोनी होने वाला है, लेकिन मौसा जी कहने लगे कि मुझे पता है कि कल रात को भी मौसी की जगह तुम थी। फिर मैंने मौसा जी से कहा कि अगर आपको मालूम था तो फिर मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। मौसा जी कहने लगे कि बहू मुझे पता है कि शाबू से तुम खुश नहीं हो, तुम भले ही ये बात मुझे मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। देखो बहू तुम इस सब की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, अगर तुम्हारा यही हाल रहेगा तब तुम माँ कैसे बनोगी। मौसा जी की ऐसी बातें सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत डर मेरे मन में था कि कहीं ये बात शाबू को और मौसी को पता चली तब मेरा क्या हाल होगा। इस वक्त तो मैं इस सब बातों को अलग कर दिया और मौसा जी के साथ अपनी खुशियां बांटने लगी। इस रात भी जब मौसा जी सो गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। अब तो ये रोज होने लगा था। मैं भी काफी खुश रहने लगी थी। मौसा जी भी जैसे हर रात को मेरा ही इंतजार में रहने लगे थे। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन अचानक मेरे शौहर शाबू घर आ गए। इस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी। जब रात हुई तो सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरे शौहर भी अपने कमरे में चले गए। इस रात मुझे महसूस हुआ कि शाबू अब पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। फिर वो गहरी नींद में सो गई। इस कदर इनको सोया हुआ देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। फिर सोचने लगी कि मौसा जी के पास चले जाऊं, लेकिन शाबू थे जिसकी वजह से मैं किसी तरह अपने आप को समझाकर सो गई। सुबह हुई तो शाबू बोले कि मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, अब 3 बार मैं वापस आऊंगा। ये बात सुनकर तो मैं बहुत खुश थी और फिर से रात का वो मंजर के बारे में सोचने लगी। इस दिन बहुत ही मुश्किल से रात हुई। जब मौसी सो गई तो मैं मौसा जी के कमरे में चली गई। इस रात को मैंने देखा कि मौसा जी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मेरे जाते ही वो शुरू हो गई। इस रात में मैं पूरी तरह सुकून से थी और खुशी भी बहुत ज्यादा थी। अगले दिन जब मैं घर के कामों में बिजी थी तो अचानक मेरे शौहर शाबू घर आ गई। ये देखकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मैं इनसे पूछने लगी कि क्या बात है जनाब, बहुत जल्दी वापस आ गए। शाबू कहने लगा कि सबा अब मैं अपनी ड्यूटी घर से ही किया करूंगा, क्योंकि अब और ज्यादा मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। इनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर तो मैं सत्ते में आ गई कि आखिर ये आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर शाबू कहने लगे कि पता है सबा, तुम जैसी बीवी बहुत किस्मत वालों को मिलता है। मैं तो बहुत खुश किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है, क्योंकि जब किसी औरत को अपने शौहर से सुकून हासिल नहीं होता है तो वो दूसरे आदमी की तलाश में रहने लगती है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे भरोसे को बनाए रखा। यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। शाबू की ऐसी बात सुनकर मैं अपने आप को मन ही मन में कोसने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरे शौहर मुझ पर कितना भरोसा किया था और मैं इनके पीछे क्या कर रही थी। इतना अच्छा शौहर को मैंने धोखा दिया है। इस वक्त मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी और मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी थी। मेरे शौहर कहने लगे कि पता है सबा कि मुझे एक गिफ्ट रोग था जिसका इलाज मैं शहर में ही रहकर कब से करवा रहा था। इसी रोग की वजह से मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मौसी की जिद के आगे मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। वैसे अब
कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जब रात हुई तो मेरे शौहर से मुझे वो खुशी मिली जो शादी के बाद कभी नहीं मिला था। आज मैं बहुत ही खुश था। अगली सुबह जब मौसा जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो मैं इनसे नजरें चुराने लगी। मुझे इस वक्त अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैं ये गलत राह पर चल पड़ी थी, लेकिन अब मैं अपने शौहर को धोखा नहीं देना चाहती थी। इस दिन के बाद से मैं मौसा जी के कमरे में जाना छोड़ दिया और अपने शौहर के साथ बहुत ही खुश रहने लगी थी। मौसा जी समझ चुके थे अब वो पछतावे की आग में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। इस दिन के बाद मौसा जी भी मेरे ऊपर गलत निगाह रखना बंद कर दे। वो भी एक अच्छे इंसान की तरह ही रहने लगे। जब किसी लड़का या लड़की को अपने शौहर या बीवी से सुकून नहीं मिल पाता है तब वो गलत राह पर निकल पड़ता है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप पहले इस बात की तसल्ली करें कि इनके साथ मसला क्या है। अगर आप इस मसले का हल निकालेंगे तो आपको गलत राह पर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रास्ते पर आपको सिर्फ कुछ पल के लिए सुकून मिलेगी, लेकिन पछताना पूरा जिंदगी पड़ेगी।